आज बात करते हैं क्लास 8th चैप्टर फर्स्ट की पॉलिटी यानी कि सिविक्स। क्लास 8 से पॉलिटी तो वैसे सिविक्स तो वैसे 6th क्लास से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन 8th क्लास में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आने शुरू हो जाती है। तो इसलिए हमें पॉलिटी को इस हिसाब से नहीं पढ़ना है कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड सिर्फ एग्ज़ाम आए कि 5 क्वेश्चन आ जाए और आप सोल्व कर दो, 2-4 क्वेश्चन आ जाएँ या फाइनल एग्ज़ाम आ जाएँ, टर्म 1 आ जाए, टर्म 2 आ जाए, इस टाइप से नहीं। तो बात आती है कि जो क्लास 8th की पॉलिटी है वो 3 जगह है। एक तो आपके आईएएस में भी पूछी जा रही है उसी टॉपिक से, उसी कॉन्सेप्ट से, उसी सिलेबस से, आपकी क्लास में भी पूछी जा रही है और आपको जर्नल लाइफ में भी आनी चाहिए। इन तीनों पर्सपेक्शन से हम देखते हैं इसको, तीनों हिसाब से हम इसको देखने की कोशिश करते हैं। इसको देखने के बाद, इसको केवल सुनने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपका कोई भी टॉपिक इससे रिलेटेड अनक्लियर रहेगा। तो सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। चैप्टर फर्स्ट, फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ए कंट्री लॉज आर नेसेसरी। किसी देश को सही से चलाने के लिए कानून तो जरूरी है। ए कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल टू गवर्न द कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है भाई? सेट ऑफ रूल्स है एंड प्रिंसिपल है जो गवर्न करेंगे किसी भी कंट्री को। The Indian Constitution was drafted by the Constituent Assembly, which was formed in December 1946. आपके संविधान को बनाने के लिए, आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए एक संविधान सभा बनाई गई, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये कौन थे ये लोग? ये लोग उस समय देश के विशेष लोग थे जिन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई में काफ़ी योगदान दिया था। नेशनलिस्ट बोल सकते हो, नेशनल रिवोल्यूशनिस्ट बोल सकते हो, जिन्होंने दिसंबर में क्रिप्स मिशन जब आया, जब आपका कैबिनेट मिशन था, जिस कैबिनेट मिशन के आने के बाद अंग्रेज़ों ने कहा था कि इंडियन अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाए, उसके बाद अगर वो ऐसा कर पाते हैं तो आज़ादी के हकदार होंगे। उसके आधार पर हमने एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई दिसंबर 1946 में, क्योंकि देश 1947 में आज़ाद हो गया था, तो उससे पहले ही बातचीत शुरू हो गई थी। 1939 यानी कि 1939 से 1945 तक, 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, विश्व युद्ध हो रहा था। उसके बाद बहुत सारे देशों की कमर टूट चुकी थी, अब उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो गुलाम राष्ट्रों को आज़ाद करना उनकी मजबूरी भी थी। और दूसरा, वो गुलाम राष्ट्र अब इतने विकसित हो चुके थे, विकसित तो नहीं कह सकते, इतने जागरूक हो चुके थे दुनिया को देख के कि अब उनको आज़ादी का मतलब समझ आ गया था। अब वो किसी राजा या किसी देश के अंडर में रहना चांस ही नहीं था। The Constituent Assembly consists of 300 members in 1946। इसमें लगभग मोटे मोटे 300 आदमी थे, 300 पीपल थे। एग्जैक्ट 300 नहीं थे, लेकिन एक रफली 300 मान लीजिए। इट वाज हेडेड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि इसके जो हेड बने, इस असेंबली के जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रही है उसके हेड बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन ये परमानेंट हेड थे। इससे पहले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया, परंतु सच्चिदानंद सिन्हा तो टेम्परेरी थे। 9 दिसंबर को बनाया गया। 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को परमानेंट हेड बना दिया, और जो बाद में भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने, प्रथम राष्ट्रपति बने। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंप्लीटेड द वर्क इन 2 years। लगभग 2 साल में इन्होंने काम पूरा किया। 11 months एंड 18 days, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपना पूरा काम करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगाए। तो डेफिनेटली अगर 11 मंथ लगा ले और 18 डेज लगा ले, अगर 18 डेज की बजाय ये 13 डेज हो जाते तो डेफिनेटली 3 ही साल हो जाते। यानी कि 1946 से अगर काम शुरू हुआ है तो 1949 में काम पूरा हुआ होगा। दिसंबर में काम शुरू हुआ है तो अप्रोक्सीमेट नवंबर दिसंबर में ही पूरा हुआ होगा। तो चलिए देखते हैं। द मेन फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर फेडरलिज्म, parliamentary form of government, separation of power, fundamental right and independent judiciary and secularism। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, भारतीय संविधान की बात करें अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो इसकी सबसे खास बात क्या है? पहली खास बात है फेडरलिज्म, दूसरी खास बात है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तीसरी खास बात है, थर्ड है सेपरेशन ऑफ पावर, और चौथी है फंडामेंटल राइट्स, और पांचवी यानी कि फिफ्थ है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, और लास्ट है सेकुलरिज्म। एक एक को बात को देखते हैं क्या मतलब है। फेडरलिज्म का मतलब होता है संघवाद। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक देश, एक नेशन, एक कंट्री जो इंडिया है और उसके कुछ स्टेट हैं जो फिलहाल 28 हैं,
उन दोनों की पावर अलग अलग होगी, सेंटर की पावर अलग होगी, स्टेट की पावर अलग होगी, दोनों मिलकर काम करेंगे। इसके बाद है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब कि देश संसद के हिसाब से काम करेगा। लोग जो आपके कैंडिडेट होंगे, जो मिनिस्टर्स होंगे, जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, जो आपको रिप्रेजेंट करेंगे, वो पब्लिक के द्वारा इलेक्टेड होंगे उनकी अडल्ट राइट टू वोट के बेस पर। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो देश को चलाने के लिए जरूरी एक्ट्स हैं या जरूरी विभाग हैं, जरूरी पार्ट्स हैं, उनसे रिलेटेड पावर अलग अलग होगी। जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट हैं, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट का मतलब ये है कि इसके अंदर वे टॉपिक हैं जिनके ऊपर काम और कानून सेंटर करेगा। स्टेट लिस्ट का मतलब ये है कि इसके अंदर काम और कानून स्टेट करेगा। कॉन्करेंट लिस्ट वो है जिस पर काम और कानून आपके सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर करेंगे। लेकिन नहीं समझे, दोबारा से देखने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए रेलवे है, तो इंडियन रेलवे होता है, स्टेट रेलवे नहीं होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, तो सेंट्रल लिस्ट हो गई। और अगर हम डिफेंस की बात करें तो इंडियन आर्मी होता है, स्टेट आर्मी नहीं होता है, तो ये काम किसका है? ये सेंटर का है। स्टेट की बात करें तो पुलिस हो गया, जैसे कि पुलिस का काम कौन करेगा? डेयरी का कौन काम करेगा है, तो लिक्योर का कौन करेगा? पेट्रोल का कौन करेगा? ये स्टेट के। अब कॉन्करेंट है जिस पे दोनों काम करेंगे, जैसे कि एजुकेशन पे सेंटर भी काम करेगा और स्टेट भी काम करेगा, इस टाइप से। फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या है? कि आपके अधिकार, किसी भी देश में जो नागरिक रह रहे हैं उनको कुछ फंडामेंटल राइट मिलते हैं, उनको कुछ अधिकार मिलते हैं सिर्फ इसलिए कि वो उस देश के नागरिक हैं। उन फंडामेंटल राइट्स में सबसे खास बात यह है कि आपको देश के नागरिक होने के नाते कुछ आपको खास अधिकार दिए जाएंगे। ये हमारे देश में 6 फंडामेंटल राइट हैं, जैसे कि हमें बोलने की आज़ादी है, हमें कोई भी धर्म अपनाना है, हमें इक्वलिटी है हम सबको, हमें पढ़ने की आज़ादी है। तो बहुत सारे फंडामेंटल राइट हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। तो फंडामेंटल राइट सरकार के खिलाफ दिए जाते हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मान लो आपको बोलने की आज़ादी है, राइट टू स्पीच है आपको, तो अगर आपको बोलने ना दिया जाए तो सरकार ही दबा सकती है, और कौन दबाएगा आपको? इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब है कि आपके देश में जो न्यायपालिका होगी, जो जुडिशरी होगी, जो कोर्ट सिस्टम होगा, वो इंडिपेंडेंट होगा, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं बना सकता, न्याय को कोई खरीद नहीं सकता। हकीकत में क्या होता है उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। लेकिन हकीकत यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उसको कोई खरीद नहीं सकता। हाँ, ये जो लोग ही हैं आपस में थोड़ी बहुत ऊंच नीच करते हैं, लेकिन इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का कोई दोष नहीं है, वो हमारे इम्प्लीमेंटेशन का है। सेक्युलरिज्म का मतलब है पंथ निरपेक्ष, यानी कि स्टेट इज नॉट बाउंड विद एनी रिलीजन, यानी कि देश का अपना कोई धर्म नहीं होगा। देश या राष्ट्र या कंट्री इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल रिलीजन, सभी धर्मों को समान देगा। 6 फंडामेंटल राइट हैव बीन ग्रांटेड टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। हमारे भारत के लोगों को 6 फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। ए सेकुलर स्टेट इज दैट, एक सेकुलर स्टेट क्या होगा? तो देखिए, इसने सेकुलरिज्म बोला है, उसी पे बात कर रहे हैं। ए सेकुलर स्टेट इज दैट विच डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी पर्टिकुलर रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन। सेकुलर का मतलब है कि हम ऑफिशियली यानी कि सरकार की तरफ से किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं किया जाएगा, और ना ही ये बोला जाएगा कि वो एक स्टेट रिलीजन है, यानी राज्य रिलीजन नहीं, राष्ट्र रिलीजन। यहाँ स्टेट का मतलब राज्य नहीं है, स्टेट का मतलब यहाँ देश है। सोसाइटी इज बाउंड टू ए सर्टेन सेट ऑफ रूल्स which makes it what it is and differentiate it from of other kind of society। सोसाइटी के बहुत सारे रूल होते हैं जो सोसाइटी को अलग बनाते हैं, सोसाइटी की खास बात बताते हैं। These rules in large society in which different community of people live together। एक ऐसी सोसाइटी में जिसमें अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं, जो इकट्ठे रहते हैं, are formulated through consensus, जो बहुत अपनी सहमति से आपस में मिल बैठ के बात करते हैं। consensus मतलब सहमति। In modern country, जो आधुनिक राष्ट्र हैं, दिस कॉन्सेंसस इज यूजुअली अवेलेबल इन रिटन फॉर्म, और जो आजकल के आधुनिक राष्ट्र हैं ये सारी सहमति कॉन्सेंसस रिटन फॉर्म में रखते हैं। रिटन फॉर्म में रखेंगे तो सीधी सी बात है कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वी फाइंड सच रूल इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन डॉक्यूमेंट, ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट जिसमें कॉन्सेंसस से सारे रूल बनाए गए हैं, उसे कॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें भी तो यही था कि हमने सारे रूल बैठ के सहमति से पास किए थे। A constitution helps serve as a set of rules
and principles that all person in a country can agree upon as the basis of the way in which they want to the country to be governed. This include the type of government and also an agreement on certain ideals that they all believe the country should uphold. कॉन्स्टिट्यूशन हमें हेल्प करता है एक सेट ऑफ रूल्स के लिए, प्रिंसिपल के लिए, जो उस देश के सभी लोग उसको मानेंगे. प्रिंसिपल्स एंड आइडियाज़ ऑफ ए मोनार्की आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज ए डेमोक्रेसी. अगर मैं प्रिंसिपल और आइडियल्स की बात करूं, मोनार्की में, राजशाही में, जिसमें किंग होता है, उसमें थोड़ा अलग होता है डेमोक्रेसी से. देयरफॉर सून आफ्टर द ट्रांजिशन इन द गवर्निंग सिस्टम इन नेपाल. इसका अगर हम उदाहरण लें तो जैसे नेपाल में सिस्टम है, द गवर्नमेंट स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल. और वहाँ की गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए. क्यों? बिकॉज द अर्ली वन डिड नॉट सूट देयर न्यू सेटअप. जो उन्होंने पहले बना रखा था वो अब उनको सूट नहीं कर रहा है, उससे वो कंफर्टेबल नहीं है. प्रिंसिपल्स एंड आइडियाज ऑफ नॉन principle and ideals of monarchy are quite different from those of a democracy. Therefore, soon after the transition in the governing system in Nepal, the government started the process of making a new constitution of Nepal because the earlier one did not suit their new setup. The country of Nepal needs to change all its constitutive rules in order to usher in a new democratic society for which people had struggled for a long period. जो नेपाल के लोग थे वो नया रूल बनाना चाहते थे, क्योंकि जो पुराने रूल थे उससे उनको काफ़ी दिक्कत हो रही थी, जिसके लिए वे काफ़ी लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे थे. द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द नेचर ऑफ ए कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम. कॉन्स्टिट्यूशन से हमें एक आइडिया और लग जाता है कि उस देश का नेचर क्या है, वो देश काम कैसे करता है, उसकी पॉलिटिकल सिस्टम क्या है. इन ए मोनार्की यानी कि राजा के शासन में किंग इज द सुप्रीम पावर. राजा ही सबसे बड़ी पावर होता है. वेयर एज इन ए डेमोक्रेसी पीपल रूल द कंट्री. डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र में लोगों का शासन होता है. लोग ही यानी कि जनता जिसे वोट करेगी उसी का राज होगा. द गवर्नमेंट इज रन बाय द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल एट लार्ज. और गवर्नमेंट यानी कि सरकार चलती है, रन मतलब चलना, किससे चलती है? रिप्रेजेंटेटिव से. जो कौन इलेक्ट करता है? पीपल करते हैं. The country of Nepal needs to change all its constitutive rule in order to, ये हो चुका है आगे. The Constitution also describe rule that guard against misuse of power by the leaders. और Constitution एक चीज़ और भी आपको बताता है, डिस्क्राइब करता है, ऐसे रूल भी बताता है जो गार्ड करते हैं यानी कि सेफ्टी करते हैं मिसयूज ऑफ पावर. जो ये नेता बने हैं, ये जो आप लोगों ने मंत्री चुने हैं, अगर ये अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, गलत मिसयूज करते हैं, तब भी कॉन्स्टिट्यूशन में रूल होते हैं कि इनका क्या किया जाए. इन इंडिया सच प्रोविजंस हैव बीन मेड इन द सेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. और ऐसे बहुत सारे रूल आपके फंडामेंटल राइट में है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि फंडामेंटल राइट आपको सरकार के खिलाफ दिए जाते हैं ताकि सरकार अपनी शक्ति का दुरुपयोग ना कर सके. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी द राइट टू इक्वलिटी. हमारे भारतीय संविधान में राइट टू इक्वलिटी है, समानता का अधिकार है कि आप सभी समान हैं, चाहे आप कोई ऑफिसर हैं, चाहे आप आम जनता है, चाहे आप भिखारी हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, सबको बराबर अधिकार मिलेगा. In one of the fundamental right to all person and say that no citizen can be discriminated against on ground of religion, race, caste, gender and place of birth. हमारा संविधान के फंडामेंटल राइट कहता है कि किसी भी सिटीजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा. किस आधार पर? धर्म के आधार पर, रेस नस्ल के आधार पर, कास्ट जाति के आधार पर, जेंडर यानी कि लिंग के आधार पर, लड़का है या लड़की है, महिला है या पुरुष है, एंड प्लेस ऑफ बर्थ कि आप किस क्षेत्र से हैं. लेकिन इसके बावजूद भी कुछ जात के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, जैसे कि आपको रिजर्वेशन देना, और जैसे कि बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट हैं, आप चिंकी हैं, या आपको कुछ भी बोला जा रहा है, आपके लिए कुछ भी गलत वर्ड यूज किए जा रहे हैं, इनको प्रोहिबिट किया है कॉन्स्टिट्यूशन ने. कॉन्स्टिट्यूशन इनको मना करता है कि आप किसी का भी निकनेम. रही बात रिजर्वेशन की, तो रिजर्वेशन वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, वो इक्वलिटी देने के लिए थोड़ी सी हेल्प दी गई है. हाँ, जिसका मिसयूज हुआ है
मिसयूज का आपकी जनता को ही उसका सॉल्यूशन निकालना होगा, आपको जागरूक होना होगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने ये चीज़ें इक्वल करने के लिए ही दिए गए हैं। ये हमारी गलत बात है कि हम नॉर्थ ईस्ट के लोगों को गलत मान रहे हैं या थर्ड जेंडर के लोगों को गलत मान रहे हैं। हम सब बराबर हैं, यानी कि किसी की फीचर से और किसी इंसान के प्लेस ऑफ बर्थ से, जेंडर से, कास्ट से, रेस से, रिलीजन से आप उसको छोटा बड़ा या डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। यह नेचर के भी खिलाफ है। The Constitution also contains rules that ensure that minority are not excluded from anything that is normally available to the majority. Constitution इस बात को भी पक्का करता है कि माइनॉरिटी मतलब जो लोग संख्या में कम है, मेजॉरिटी मतलब जो लोग संख्या में ज़्यादा है। तो माइनॉरिटी लोगों को उन चीज़ों से अलग नहीं किया जा सकता जो मेजॉरिटी लोगों को मिले हैं। इसका मतलब यह है कि जिन लोगों की संख्या ज़्यादा है वो लोग जितना इंजॉय कर रहे हैं अपने देश में, उतना ही इंजॉय कम संख्या वाले लोग भी करेंगे। The Constitution prevents the tyranny and domination by the majority of a minority. इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेंट करता है किसी भी ऐसी हरकत को, टायरनी को या डोमिनेशन को, दबाव को जो मेजॉरिटी माइनॉरिटी पर कर सकती है। The Constitution helps to protect us against certain decisions that we might take that could have an adverse effect on the large principle that the country believe in. Constitution इस बात के लिए भी हेल्प करता है, प्रोटेक्ट करता है हमें कि कोई भी ऐसा डिसीजन जो देश के भविष्य के लिए, देश के प्रिंसिपल्स के खिलाफ हो, उसके खिलाफ भी यह हमें बचाता है। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद, इट वॉज यूनानिमसली अग्रीड दैट द इंडिया शुड बी ए डेमोक्रेटिक स्टेट वेयर एवरीवन मस्ट अवेल इक्वल अपॉर्चुनिटी। जैसे ही हमें आज़ादी मिलती है, हमने सब ने, यूनानिमसली का मतलब है कि हम सब ने साथ मिलकर एक समान इंडिया को एक डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक राज्य बनाया है जिसमें हर इंसान को बराबर के अधिकार होंगे। फॉर दिस देयर वाज ए नीड ऑफ फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए हमें संविधान की ज़रूरत है। विच कुड इंश्योर ए परफेक्ट डेमोक्रेसी, एक ऐसा संविधान जो आपको अच्छा लोकतंत्र दे। ए ग्रुप ऑफ अराउंड 300 पीपल हु बिकम मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एक ऐसा ग्रुप जिसमें लगभग 300 इंसान थे, 300 आदमी थे, फ्रीडम फाइटर थे, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो मेंबर बने 1949 में। हु मेट पीरियडिकली फॉर नेक्स्ट 3 ईयर, जो 3 साल तक लगातार मिलते रहे, बैठ के करते रहे, संविधान के बारे में बातचीत करते रहे, टू राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और भारत का संविधान उन्होंने बनाया। मैंने आपको बताया था 1946 से शुरू किया था और 1949 यानी कि लगभग 3 साल में ये पूरा हो गया। देयर वर सो मैनी फैक्टर्स, बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं, मोस्ट ऑफ देम क्वाइट कंट्रेरी टू ईच ऑफ देम, बहुत सारे फैक्टर हैं जो एक दूसरे के खिलाफ भी हो सकते हैं। टू बी असिमिलेटेड विद क्लियर कट एक्सप्लेनेशन दैट मे टेक वेरी डिफिकल्ट टास्क वेरी डिफिकल्ट, तो बहुत सारे विरोधाभास भी है, उसके बावजूद भी इस कठिन काम को कर दिखाया। हाउएवर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फाइनलाइज्ड विद ए लॉट ऑफ यूनिक फीचर्स, और आखिरी में जाकर हमने संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को एक यूनिक फीचर के साथ, एक ऐसी फीचर्स जो सब देशों से अच्छी अच्छी बातें हमने लेकर सबसे बेहतरीन संविधान बनाकर हमने तैयार कर दिया। फेडरलिज्म इज़ द प्राइम फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरलिज्म हमारे संविधान की प्राइम फीचर है, सबसे बेहतरीन फीचर है। विच रेफर टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री, जिसके तहत एग्जिस्टेंस आया है, हमने बनाया है कि किसी भी देश की गवर्नमेंट में अलग अलग लेवल होना। जैसे हमारे देश में सेंट्रल लेवल है, स्टेट लेवल है और लोकल लेवल है, पंचायतों। इन इंडिया देयर आर गवर्नमेंट एट द स्टेट एंड द सेंटर, और हमारे देश में स्टेट और सेंटर पर गवर्नमेंट है। पंचायती राज इज़ द थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट। अब आपको पता चल गया होगा कि हमारे देश में गवर्नमेंट के क्या क्या लेवल हैं, सेंटर, स्टेट एंड लोकल लेवल। यही फेडरलिज्म है। फेडरलिज्म की यही आप बात लिख देंगे तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। While each state in India enjoy autonomy in exercising power on certain issues, हर स्टेट अपने आप में ऑटोनॉमी रखता है, स्वतंत्र है, वो स्टेट अपने डिसीजन ले सकता है, सेंटर उनके डिसीजंस को गलत नहीं बता सकते बट क्रॉस चेक कर सकते हैं। दे आर बाउंड टू फॉलो द लॉ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एज ए मैटर ऑफ नेशनल कंसर्न, और राज्य सेंटर के कानून मानने के लिए बाध्य होगा, लेकिन कब, जब राष्ट्र की बात होगी, अदरवाइज आप आज़ाद हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट क्लियरली डिफाइन द जुरिडिक्शन ऑफ पावर ऑफ द गवर्नमेंट एट स्टेट एंड एट द सेंटर, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल क्लियर ये बताता है जुरिडिक्शन यानी कि अधिकार, पावर का अधिकार
गवर्नमेंट को स्टेट और सेंटर में कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे है। कितनी अच्छी बातें हैं, कितनी अच्छी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन ने हर चीज़ को बनाया है। इतना बड़ा देश, अलग अलग कास्ट, अलग अलग लोग, अलग अलग प्रकार की भाषाएं, उसके बावजूद भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको देश को बांध के रखा है और आप टॉप 10 देशों में भारत आता है। कितनी प्राउड की बात है, कितनी गर्व की बात है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ द अदर फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बताया था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक बेहतरीन फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो इसमें क्या कहते हैं, देखते हैं। दैट द डिफरेंट टायर ऑफ गवर्नमेंट सेल कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ रिप्रेजेंटेड इलेक्टेड बाय पीपल, कि जितने भी गवर्नमेंट के टायर हैं अलग अलग, सेंटर टायर लगा लो जो फर्स्ट टायर है, सेकंड टायर यानी कि स्टेट लगा लो, थर्ड टायर यानी लोकल गवर्नमेंट यानी पंचायत लगा लो, इन सब के रिप्रेजेंटेटिव जनता ही चुनेगी। इट आल्सो गारंटीज यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज फॉर ऑल सिटीजन्स। इसका मतलब यह गारंटी देता है, पक्की बात करता है, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज मतलब राइट टू वोट। सब जितने भी अडल्ट हैं जो 18 साल से ऊपर हैं वो अपना प्रतिनिधि चुन सकते हैं। इसका इनडायरेक्ट मतलब यह है कि आपको राइट टू वोट है, आपको वोट देने का अधिकार है, जिसके आधार पर आप इन्हें चुनेंगे, आप इलेक्ट करेंगे। द प्रोविजन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकमेंडेड फॉर 3 ऑर्गन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुरिडिक्शन। यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब है कि अलग अलग पावर हैं। जैसे लेजिस्लेचर कानून बनाता है, टू मेक लॉ, एग्जीक्यूटिव टू एग्जीक्यूट लॉ, कानून को लागू करता है, जुडिशरी टू डिफाइन लॉज और कानून को डिफाइन करता है। द लेजिस्लेचर रेफर टू आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, वेयर एज द एग्जीक्यूटिव रेफर टू द स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द लॉज एंड रनिंग द गवर्नमेंट, एंड द जुडिशरी रेफर टू द system of court in the country for preventing the misuse of power by any branch of the state। इसका मतलब क्या है, दोबारा देखिए। लेजिस्लेचर रेफर टू आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, लेजिस्लेचर में कौन जाएंगे, जो लोग हमने चुनकर भेजे हैं, चाहे वो मंत्री बने या ना बने, लेकिन MP और MLA। वेयरएज एग्जीक्यूटिव का मतलब है यानी कि सरकार, रेफर टू स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि जो आपने सिलेक्ट करके बंदे भेजे हैं, चुनकर जो आपने बंदे भेजे हैं, जिनको जिता कर आपने भेजा है, उनमें से कुछ लोग हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉ, जो कानून लागू करने के लिए जिम्मेदार होंगे, जिनको हम सरकार बोलते हैं। जो पार्टी जीतेगी उसी के लोग एग्जीक्यूटिव में आएंगे। एंड रनिंग द गवर्नमेंट, और जो गवर्नमेंट को चलाएंगे, सरकार को चलाएंगे। जुडिशरी रेफर टू द सिस्टम ऑफ कोर्ट, और जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका, जो कोर्ट का सिस्टम है उसको बताती है, जो क्या करती है, प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पावर, जो पावर के मिसयूज को रोकती है, चाहे नेता हो, ऑफिसर हो या आम जनता हो। एनी ब्रांच ऑफ स्टेट, कोई भी स्टेट या कोई भी कंट्री का कोई भी पार्ट। इट आल्सो इंश्योर द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन ऑल 3 ऑर्गन, और यह इस बात का भी ध्यान रखता है कि पावर के 3 ऑर्गन हैं उनके बीच में बैलेंस रहे, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और आपका जुडिशरी। द फीचर ऑफ फंडामेंटल राइट इज द कॉन्साइंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि फंडामेंटल राइट भी अपने आप में एक विशेष बात है। These rights protect citizen against the arbitrary and absolute exercise of the power by the state। और ये जो राइट आपको मिले हुए हैं, ये किसी भी विवाद को या स्टेट अपनी पावर का हद से ज़्यादा यूज करे उसके खिलाफ रोकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान थस गारंटी द राइट ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट, यानी कि संविधान क्या कह रहा है कि गारंटी देता है राइट इंडिविजुअल यानी कि प्रत्येक इंसान को, अगेंस्ट द स्टेट के खिलाफ, एज वेल एज अगेंस्ट अदर इंडिविजुअल, और किसी दूसरे इंसान के खिलाफ भी जो भी उनके अधिकारों का दुरुपयोग करेगा। द फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड, कौन कौन से राइट हैं, 6 राइट हैं। बात करते हैं। राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आपको अपनी संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है कि आप कोई भी शिक्षा और संस्कृति अपना सकते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, इसका मतलब है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका मतलब यह है कि अगर ऊपर दिए 5 अधिकार आपसे कोई छीन रहा है या कोई दिक्कत कर रहा है तो आप सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अगर कोई किसी का खून कर रहा है तो आप सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि लोकल कोर्ट में पहले सुनवाई होगी, उसके बाद आप आगे जाएंगे। लेकिन फंडामेंटल राइट से रिलेटेड अगर आपका कोई भी अधिकार छीना जा रहा है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, यानी कि इनकी वो गारंटी देता है। सेकुलरिज्म क्या कहता है? सेकुलरिज्म ए की फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे सुंदर बात है। डिफाइन दैट ए स्टेट, ए सेकुलर स्टेट इज वन, एक सेकुलर स्टेट कौन सा होगा? इज वन, वह
द स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी वन रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन, कि एक ऐसा स्टेट जो किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करेगा ऑफिशियली अपने आधिकारिक कागजों में, अपने डॉक्यूमेंट में, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में, एज ए स्टेट रिलीजन। The constitutions thus play a crucial role in laying out the idea that we would like all citizens of the country to adhere to, including the representatives that we elect to rule us। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत ही बेहतरीन रोल प्ले करता है इस बात को बताने में कि रिप्रेजेंटेटिव कौन होंगे, उन्हें कौन चुनेगा। यानी कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन का थोड़ा थोड़ा मतलब समझ आ गया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहना चाहता है। एक रूल बुक है जो आपका देश कैसे चलेगा इसके बारे में आपको बताती है। उसमें सिटीजन का क्या रोल होगा, कौन किस पद पर बैठेगा और वो कैसे बनेगा, यह सब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। इसके अंदर से MCQ क्वेश्चन बनेगा, वो भी सारे सोल्व हो जाएंगे और आपके 1-2 मार्क्स के 2-3-4 मार्क्स के होंगे वो भी हो जाएंगे, और IAS में अगर आपसे पूछे जाएंगे तो वे भी सोल्व हो जाएंगे। अब कुछ टर्म्स यूज हुई हैं उनको देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली ए रिटन डॉक्यूमेंट विच कंटेन द रूल ऑफ गवर्निंग ए सोवरेन स्टेट। एक सोवरेन स्टेट के जितने भी रूल होंगे वो बुक जो होगी, डॉक्यूमेंट होगा रिटन, वो कॉन्स्टिट्यूशन होगा। यानी कि सोवरेन स्टेट क्या होगा, एक ऐसा स्टेट जो खुद अपने आप में आज़ाद है, जो अपने डिसीजन खुद लेता है, कोई दूसरा देश उसके ऊपर अधिकार नहीं रखता। कॉन्सेंसस एग्रीमेंट ऑफ ऑल पीपल ऑन एन इश्यू, सभी लोगों की एग्रीमेंट। डेमोक्रेसी क्या है, ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल एट लार्ज होल्ड द अल्टीमेट पावर ऑफ गवर्नमेंट। एक ऐसी सरकार जिसमें ज़्यादातर लोग ही सरकार को पावर देते हैं। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल कॉन्स्टिट्यूएंट द गवर्नमेंट, लोगों ने जो रिप्रेजेंटेटिव चुने हैं वही सरकार बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूट द गवर्नमेंट। अंडरटेक द कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ऑर्डर टू अचीव द आइडियल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और उन्हीं के हिसाब से संवैधानिक जिम्मेदारी उनको मिलेगी, कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी और कॉन्स्टिट्यूशन के आइडिया को बचाने के लिए। फंडामेंटल राइट क्या है, द सेट ऑफ राइट्स विच इंश्योर द लाइफ ऑफ डिग्निटी एंड ऑनर टू ऑल हु लिव इन इट्स जुरिडिक्शन। एक ऐसे सेट ऑफ राइट्स, एक अधिकारों का ऐसा सेट जो इंश्योर करता है लाइफ ऑफ डिग्निटी, यानी कि सम्मान के अधिकार और सम्मान के अधिकार से जीने के लिए जो आपको राइट चाहिए, उसका एक सेट जो उस देश में रहते हैं जिस देश की सीमा है, जुरिडिक्शन है, अधिकार क्षेत्र है। इक्वलिटी, स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट। इक्वलिटी का मतलब है स्टेट के सामने कोई भी इंसान हर तरह से ऑल रिस्पेक्ट्स में इक्वल होगा। हम उसकी शक्ल से, उसके काम धंधे से अलग अलग नहीं मान सकते। जैसे कि अगर हमसे पूछा जाए कि इंडिया में कैसे पता कि सभी इक्वल हैं, क्योंकि आप चाहे प्रधानमंत्री हैं, आप चाहे बिजनेसमैन हैं, करोड़पति हैं, भिखारी हैं, आप एक आम इंसान हैं, मजदूर हैं, कोई भी हैं, सबको राइट टू वोट है, सबको एक ही वोट देने का अधिकार है। हर इंसान के वोट की पावर इक्वल है। मेजॉरिटी मतलब मैक्सिमम इन नंबर, जो नंबर में ज़्यादा है वो मेजॉरिटी है। इसके बाद है हमारा फेडरलिज्म, द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। यानी कि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, गवर्नमेंट के एक से ज़्यादा लेवल होना, सेंटर, स्टेट या पंचायतें। रिप्रेजेंटेटिव्स कौन हैं, द पर्सन हु इज इलेक्टेड बाय पीपल, ऐसे लोग जो लोगों ने चुने हैं थ्रू ए जनरल इलेक्शन टू रिप्रेजेंट ए कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द गवर्नमेंट। आपके क्षेत्र से जिसको आपने चुना है वो आपका रिप्रेजेंटेटिव है। सेकुलरिज्म, ए सिस्टम अंडर विच ए स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी वन रिलीजन एज ए स्टेट रिलीजन। तो इसलिए आपको ये बात समझ आ गई होगी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। क्लास 8th का जो फर्स्ट आपका चैप्टर है कितनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग देता है, आपको देश के अच्छे नागरिक बनने के लिए कितनी अच्छी बातें बता रहे हैं। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब आप अपनी प्रैक्टिस करिए, आप अपने एक्सरसाइज सोल्व करिए। IAS वाले स्टूडेंट इसके ऊपर अपना एस्से लिखिए, इस जितना मैंने बताया है इसको इन शॉर्ट्स में लिखिए। हिंदी मीडियम वाले भी इसे इन शॉर्ट्स में लिखेंगे। यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को, क्योंकि 2 साल 2 ईयर्स 11 मंथ एंड 18 डेज 26 नवंबर को पूरे हो जाते हैं। जय हिंद, जय भारत।